वेलकम बैक एवरीवन। वी आर ऑन आर्म्स डिजिटल चैनल और हम लोग कर रहे हैं 45 डेज में 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिविजन्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है रिऑप्टिक्स चैप्टर में। तो इसको अच्छे से पूरी वीडियो ज़रूर देखना। हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा क्विक रिविजन के साथ, स्टार्टिंग विद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना क्या होता है। तो जब भी लाइट रेयर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाती है, वी नो कि लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसीलिए और जितना अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा, क्योंकि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारा स्नेल्स लॉ है। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होता है उतना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज्यादा होता जाता है। तो आप कंपेयर करोगे, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना था तो रिफ्रैक्शन इतना मिला। फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गए, तो जब ये एंगल बढ़ाते जाओगे ये वाला एंगल भी बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, 90। कितना हो जाता है, 90। और इसके आगे तुमने एंगल अगर और बढ़ाया तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब इससे आगे तो बढ़ने का अगर तुम शो करोगे तो बेसिकली रिफ्लेक्शन ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पर्टिकुलर मोमेंट से ज्यादा हुआ तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से ज्यादा हो जाता है, विच मीन कि लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होने की बजाय अंदर ही क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो रिफ्लेक्शन जैसा सीम होता है। इस फिनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और इसकी दो कंडीशंस हैं जो फुलफिल होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हर जगह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता ही रहता है, इसलिए आपको चेक करना पड़ेगा। तो कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि यही आपके सिली मिस्टेक्स होते हैं कि आप कंडीशन अच्छे से नहीं समझते। कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखिए पहली कंडीशन मस्ट है कि लाइट मस्ट ट्रैवल मस्ट ट्रैवल ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर। आप चेक कर लो कि अगर आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सॉल्व करना चाहते हो तो एक बार देख लो क्या लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है। अगर यस, तो इसका मतलब ये नहीं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अभी सेकंड कंडीशन जो आपको मैच कराना होगा, सेकंड चीज जो मैच होनी चाहिए वो है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए। और वो पर्टिकुलर अमाउंट क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। वो इस वाले एंगल को बोलते हैं, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो ताकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, 90। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना जरूरी है। अगर ये दोनों सेटिस्फाई होंगे तब जाकर ही आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब ये क्रिटिकल एंगल कितना होता है वो देख लेते हैं। तो क्रिटिकल एंगल हम कैलकुलेट कर लेंगे यहीं से स्नेल्स लॉ लगाकर। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो स्नेल्स लॉ अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो म्यू डी विच इज डेंसर मीडियम का इनटू साइन थीटा क्रिटिकल, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस मीडियम का एंगल है। तो और उस मीडियम का लिखोगे म्यू आर जो कि रेयर मीडियम है, और साइन 90। यहाँ से आपको क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला मिल जाएगा, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल म्यू आर विच इज रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय डेंसर मीडियम। बट मैं चाहूंगा कि आप लोग इतना ही ना याद करके ये पूरा याद रखो जो ज्यादा काम आता है, क्योंकि आगे इसको फॉर्मूले को, तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज म्यू आर अपॉन म्यू डी तो लिख ही सकते हैं, बट और इलेबोरेट करके हम म्यू डी अपॉन सॉरी वी डी अपॉन वी आर लिख सकते हैं, जहां वी रिप्रेजेंटिंग द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम डिवाइडेड बाय इन रेडियर मीडियम। इसको चाहो तो वेवलेंथ की लैंग्वेज में भी एक्सपैंड कर सकते हैं, लैम्डा डी अपॉन लैम्डा आर। तो लैम्डा इज फॉर वेवलेंथ, तो वेवलेंथ इन डेंसर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन रेयर। तो ये आप पूरा ही याद रखो क्रिटिकल एंगल का जो कॉन्सेप्ट है। अगर आपका रेयर मीडियम एयर है, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है, तब आपका ये जो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 1/म्यू में। बहुत सारे कैंडिडेट जो है यही गलती करते हैं कि आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखते हो और भूल जाते हो कि ये वन सिर्फ तभी ले सकते हो जब आपका रेयर मीडियम एयर है। अगर कुछ और दे रखा है तो फिर यहाँ पर वन नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसलिए आप पूरा फॉर्मूला याद करो, म्यू आर अपॉन म्यू डी। ठीक है,
इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से कई सारे फिनोमेना होते हैं, उन्हीं में एक है जो हम याद रखते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। ठीक है, तो इसमें होता है क्या है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक डेंसर मीडियम है यहाँ पर म्यू, और यहाँ पर एयर है। आप चाहो तो वाटर और एयर का एग्जांपल ले सकते हो, जो कि बेस्ट एग्जांपल रहेगा रियल लाइफ से रिलेटेड। अब मान लो इसमें यहाँ एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, ठीक है, जो लाइट का सोर्स है। अब इस ऑब्जेक्ट से या लाइट के सोर्स से कंटिन्यूस बहुत सारी लाइट्स क्या होंगी, इमिट होंगी, जैसा इस पिंक कलर से शो कर रखा है। तो मोस्ट ऑफ द लाइट कई सारी लाइट जो जैसे स्ट्रेट वाली सीधी बाहर हो जाएगी, ये भी बाहर हो जाएगी रिफ्रैक्शन की वजह से, भी बाहर हो जाएगा। बट देयर विल बी लाइट्स जो क्रिटिकल एंगल पे फॉल होने वाले, देयर विल बी लाइट जो क्रिटिकल एंगल पे फॉल होने वाले हैं, और वो पैरेलल टू द सरफेस जाएंगे। इसको गेजिंग बोलते हैं, जब कोई लाइट ऐसे पैरेलल टू सरफेस मूव करता है। और उसके बाद वाली सारी लाइट अंदर ही रह जाएगी, बाहर ही नहीं जाएगी, बाहर ही नहीं जाएगी सारी लाइट। इसमें भी इस साइड भी ऐसा ही होगा। और एक्चुअली 3 डायमेंशन में आप सोचो तो आपको एक पूरा सर्कल दिखेगा, और इस सर्कल के अंदर वाली जो लाइट्स हैं वही से बाहर निकल पाती हैं, बाकी सारी लाइट अंदर ही ब्लॉक हो जाती है। तो अगर कोई ऑब्जर्वर यहां से देखे ना, तो उसको इसके वाटर के सरफेस पे ऐसा सर्कल दिखेगा जो चमक रहा है, ग्लो कर रहा है। बाकी पूरा अंधेरा दिखेगा, बाकी पूरा अंधेरा दिखेगा, सिर्फ ये वाली जो लाइट्स हैं वही उसको इल्यूमिनेशन दिखेगा। तो इस सर्कल को हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस बोलते हैं, और इसी सर्कल का हम रेडियस एरिया हमसे पूछा जाता है। तो ये रेडियस कितना आता है सॉल्व करके हम क्रिटिकल एंगल का वैल्यू यूज करते हैं, एंड दिस रेडियस इज इक्वल टू एच अंडर रूट म्यू स्क्वायर, है ना, जहां पर एच जो है वो हाइट है इस ऑब्जेक्ट की फ्रॉम द सरफेस। ध्यान रखना हाइट जो है हमेशा फ्रॉम द सरफेस लेना है। तो रेडियस आ जाएगा एच अपॉन म्यू स्क्वायर -1, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ द इल्यूमिनेंस। ये याद रखोगे, एक बार रेडियस आ गया तो एरिया पूछा गया तो आप पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से पाई आर स्क्वायर आप एरिया से डिस्क्राइब कर दोगे। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर केबल की जो वर्किंग है वो काफी इंपॉर्टेंट है इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। जिसमें होता है क्या है, ये फाइबर केबल है, ये इसका कोर होता है केबल का, और ये क्लैडिंग होता है, जो नेक्स्ट लेयर होती है इसको क्लैडिंग बोल देते हैं। ठीक है, क्लैडिंग बोल देते हैं। अब इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 और म्यू2 दे रखा है, और कोर का हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज्यादा रखा जाता है। तो अब इसमें लाइट एंटर होती है यहाँ से, एयर से कोर में एंटर करती है। तो एयर से वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे आता है, और रिफ्रैक्शन यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है। बट जब अगली बार लाइट इस सरफेस पे आती है, रिफ्रैक्शन के बाद जब इस सरफेस पे आती है, तो ये कोर और क्लैडिंग का जो इंटरफेस है यहाँ पर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। हम इस तरह से लाइक डिजाइनिंग करते हैं ताकि यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, बिकॉज यहाँ पे लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है, ये पहली कंडीशन। और दूसरी, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा हम लोग मेंटेन करते हैं तो लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, और वो बाहर नहीं निकल पाती है, और लाइट के थ्रू हम इसमें इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। अब इसमें जो सवाल ये आता है कि मैक्सिमम मैं कितने एंगल पर इस लाइट को भेज सकता हूं, ये वाला एंगल जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल सच दैट कि जो लाइट है वो हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या करे, शो करे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि कितना एक्सेप्टेंस एंगल होना चाहिए। तो एक्सेप्टेंस एंगल का जो वैल्यू आता है हमें याद रखना है, साइन ऑफ आई, जो एक्सेप्टेंस एंगल है आई, मस्ट बी, आप कह सकते हो लेस देन हो जाना चाहिए अंडर रूट म्यू2 स्क्वायर माइनस, सॉरी उल्टा लिख दिया, म्यू1 स्क्वायर, म्यू1 ग्रेटर है म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर। दिस इज द कंडीशन, ताकि आपका केबल जो है उसके अंदर लाइट जो है वो कभी एस्केप ना कर पाए। तो इतना एक्सेप्टेंस एंगल होना चाहिए। अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल कितना हो सकता है, 1/√, म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर। और ये वैसे तो रिजल्ट ये केबल के लिए है, बट एक्चुअली इस रिजल्ट को आप बहुत सारे सिनेरियो में यूज कर सकते हो, जहां पर जैसे कि बॉक्स बना हुआ है, कोई स्लैब है, कोई प्रिज्म, इस तरह से, जिसमें एक साइड से लाइट एंटर कर रही है और दूसरे साइड पे हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराने के लिए एंगल पूछे। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल में मैं दिखाता हूँ कि किस तरह के एग्जांपल्स में और इसको अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल याद रखें। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं इसके ऊपर। लाइट ट्रेवल्स इन टू मीडियम m1 m2 with speed
ये आपको रेस्पेक्टेड स्पीड दे रखा है, द क्रिटिकल एंगल बिटवीन देम। तो पहला क्वेश्चन हमारा जस्ट क्रिटिकल एंगल के ऊपर है। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल म्यू रेरर अपॉन म्यू डेंसर। बट आप देखोगे यहाँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया नहीं है, तो इसको और इलेबोरेट करते हैं। क्या आता है, स्पीड इन डेंसर मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड इन रेरर मीडियम। ठीक है, उल्टा हो जाता है। वेवलेंथ में भी लिख सकते हैं, बट अभी वेवलेंथ की जरूरत नहीं, हम स्पीड वाला फॉर्मूला वो करेंगे। बस दिक्कत है ये कैसे पहचाने कि कौन सा डेंसर वाला है कौन सा रेरर वाला है। ठीक है, तो वो आपको लिए ये याद रखना होगा कि जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होता है उतना ज्यादा स्पीड कम होती है। तो दोनों में से ज्यादा सॉरी कम स्पीड किसकी है, ये रही कम स्पीड। तो ये बेसिकली डेंसर वाली स्पीड है और ये किसमें, रेरर वाली स्पीड। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, डेंसर की स्पीड है 1.5 और रेरर की स्पीड है 2, तो ये कितना आ जाएगा 3/4। अब देखो मुझे साइन का 3/4 तो कहीं नहीं दिख रहा, तो मैं इसको टैन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ अपने राइट एंगल ट्रायंगल से। तो ये हमारा क्रिटिकल एंगल है और ये 3 है, ये 4 है। तो यहाँ पर ये कितना आएगा, 16 माइनस नाइन, तो ये कितना आ जाएगा √7। तो यहाँ से हम कॉस ऑफ क्रिटिकल एंगल कितना लिख सकते हैं, √7/4, और टैन ऑफ क्रिटिकल एंगल हम लिख सकते हैं 3/√7। तो देख लेते हैं आप किससे मैच करता है। ठीक है, कॉस और, तो यहाँ पर टैन जो है वो 3/√7। ठीक है, 3/√7 मैच हो जाता है क्योंकि कॉस जो है वो भी मैच नहीं हो रहा। हमारा आंसर इतना आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो बस ध्यान क्या रखना है कि डेंसर वाला कैसे पहचाने, जहां स्पीड कम है वो डेंसर मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। Okay. A small bulb is placed at the bottom of the tank containing water at a depth of √7 meter. The refractive index दे रखा है, area of the surface of the water through which the light from the bulb can emerge out. ठीक है, जिसको हम एक्चुअली सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस भी बोलते हैं, जैसे हमने रिवाइज किया कि आपको पूछा उसका एरिया बताओ, उस सर्कल का एरिया बताओ जहां से लाइट एक्चुअली बाहर इमर्ज हो सकती है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द एरिया में लाइट क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है, रेडियस कितना होता है, h/√μ²-1। अब वहां पे हाइट हमें दे रखा है √7 डिवाइडेड बाय म्यू की वैल्यू है यहाँ पर 4/3 का स्क्वायर -1। तो ये कितना आ गया, √7 मीटर डिवाइडेड बाय, यहाँ से आ जाएगा √7/3, तो ये आ जाएगा 3 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया 3 मीटर। तो एरिया कितना होगा, πr², तो मतलब 9π। अब हमें आंसर जो है वो x×π दे रखा है, तो हमारा x का आंसर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, πr² करने के बाद तो इजीली सॉल्व हो जाएगा इस रेडियस को। हेमिस्फेरिकल वेसल कंप्लीटली फिल्ड विद लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो आपको हेमिस्फेरिकल वेसल दे रखा है और लिक्विड इसमें फिल कर रखा है। स्मॉल कॉइन इज केप्ट एट द लोएस्ट पॉइंट, तो यहाँ पर आपने एक कॉइन को रखा है, तो लेट्स कॉल दिस ऑब्जेक्ट O। ठीक है, of the vessel. The minimum value of refractive index of the liquids so that a person can see the coin from point E. तो एक चीज तो हमें याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जर्वर को तभी दिखता है जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज ऑब्जर्वर के आईज में जाना जरूरी है। तो अभी आपका ऑब्जर्वर यहाँ पर है, तो आप देख सकते हो बहुत काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है कि वो स्ट्रेट उसकी आंखों में जाए, क्योंकि ये वेसल बीच में, तो स्ट्रेट तो उसकी आंखों में नहीं जा सकता क्योंकि बीच में एक ऑब्जेक्ट रोक रहा है लाइट को। तो फिर इसका मतलब लाइट कैसे जा रही होगी उसकी आंखों में, बेंड होके जा रही होगी। तो कैसे बेंड होके जा रही होगी, यहां से लाइट निकल रही होगी, ये आपका ऑब्जेक्ट, और यहां से लाइट ऐसे इमर्ज करके, अब स्ट्रेट तो जा नहीं सकता, अगर ये सीधी चली गई तो आंखों में वैसे नहीं जाने वाली, यहां जाकर यहाँ पर बेंड हो रही होगी, ऐसे बेंड ऐसे होना पड़ेगा ना, 90 डिग्री पे पूरा बेंड होना पड़ेगा, ये पैरेलल टू सरफेस बेंड होना पड़ेगा, तभी तो उसकी आईज में जाएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आ गया कि ये वाला एंगल जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहलाता है, ये कितना हो गया 90, तभी उसकी आंखों में जा सकता है। लाइट यहाँ से निकले सीधा तो जा नहीं सकता, तो लाइट रिफ्रैक्ट होके ही जा सकता है, तो 90 डिग्री पे उसको रिफ्रैक्ट होना पड़ेगा। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, क्रिटिकल एंगल। आपको ये पहचानना पड़ेगा, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 है तो इंसिडेंट एंगल किसके बराबर होता है, क्रिटिकल एंगल के बराबर। ठीक है, तो यहां से हम अब सॉल्व करेंगे म्यू की वैल्यू, हम लोग लिखेंगे साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। यहाँ पर हमें हाइट दे रखा है ना,
ओके, डिस्टेंस ओ पे दिया है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू एरर, इस केस में म्यू एरर इज 1 क्योंकि आउटसाइड एयर है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें म्यू दे रखे हैं, ठीक है, डेंसर मीडियम का जो लिक्विड है। अब मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। ओके, मिनिमम वैल्यू के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय क्रिटिकल एंगल। अब सोचते हैं कि कितना मिनिमम, हम अगर इसको मिनिमम वैल्यू निकालना है तो इसको हमें मैक्सिमम करना पड़ेगा, ठीक है, इसको हमें मैक्सिमम करना पड़ेगा, और इसको मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो अब स्ट्रेट तो सीधा तो जा नहीं सकते हम लोग, 90 का ऑप्शन नहीं है, तो मैक्सिमम इतना ही जा सकते हैं ना, इस तरह से। तो देखते हैं कितना क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना मैक्सिमम हो सकता है। यहां से अगर स्ट्रेट गया, सॉरी, इससे ज्यादा एंगल तो हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसके बाद आपका वेसल इसको ब्लॉक कर देगा। तो लाइट ऐसे कुछ जाना चाहिए, मैक्सिमम के लिए तो यही सिनेरियो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा देख लेते हैं, अगर ये आर है और ये भी आर है तो ये एंगल 45 होगा, तो मैक्सिमम एंगल भी कितना हो सकता है, 45। इससे ज्यादा एंगल नहीं हो सकता इंसिडेंट का इस कंडीशन में, विच मीन कि म्यू मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय साइन 45 डिग्री, और ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, √2। तो जो मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पॉसिबल है ताकि कोई ऑब्जर्वर उसको देख पाए ऑब्जेक्ट को, दैट इज √2। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपेरेंट ब्लॉक ए हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/4 दे रखा है, सराउंडेड बाय अनदर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 विच इज एयर, as shown in the figure. Light rays incident on the flat face of the block, तो यहां से light rays enter कर रही है flat face of the block, okay, as shown in the figure. What is the maximum value of theta for which light suffers total internal reflection at the top surface? ठीक है, तो लाइट एंटर यहां से हो रही है, हमें पूछा है इसका एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल मैक्सिमम कितना हो ताकि लाइट इस सरफेस पर क्या फेस कर सके, टोटल या सफर करे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो अंदर की तरफ लाइट। आप देखोगे ये सवाल है तो नहीं केबल का, बट ये कितना सिमिलर है, केबल में भी तो यही होता है। ऑप्टिकल केबल में लाइट पहले एंटर करती है एयर से केबल के अंदर, फिर इसको हम कोर बोल देते हैं, और जो बाहर वाला मीडियम है उसको क्लैडिंग बोल देते हैं। अब इस केस में बस डिफरेंस ये है कि क्लैडिंग ही एयर है, बट सिनारियो तो सेम है। तो इसका तो डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता है कि आप ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो एंगल मैक्सिमम एक्सेप्टेंट एंगल जो साइन थीटा होगा मैक्सिमम, जो हम सेंड कर सकते हैं ताकि लाइट जो है वो अगले इस सरफेस पर, ये वाली जो सरफेस है उस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करे, तो उसके लिए आंसर आता है √μ1² माइनस μ2²। आपको याद रखना पड़ेगा μ1 जो है वो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो यहाँ पर अभी 5/4 है, और जो क्लैडिंग है उसका μ2 है, बट यहाँ पे क्लैडिंग है ही नहीं तो एयर लेंगे, कोई मटेरियल नहीं है तो एयर लेना पड़ेगा, तो एयर लेंगे वहां पे, तो ये कितना आ गया, √5/4 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 ये हो जाएगा 9, तो ये कितना आ जाएगा 3/4। तो थीटा मैक्स जो हो सकता है वो साइन इनवर्स 3/4। अब डायरेक्ट कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए, अगर हम लोग ये कॉन्सेप्ट याद रखते हैं तो एक्सेप्टेंस एंगल का। वैसे कुछ सवाल इसमें भी है, देखोगे इसमें भी ऐसे सिमिलर सवाल दे रखा है हमारे पास। ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल टाइप का है, यहाँ पे लाइट आ रही है थीटा एंगल पर, फिर आगे जाके यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो अगर आपको ये पूछा जाता है कि ये एंगल थीटा कितना होना चाहिए, जो कि एक एक्सेप्टेंस एंगल है, उस मीडियम का एक्सेप्टेंस एंगल है, ताकि आगे चल के वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या करे, शो करे, तो कितना मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल हो सकता है। तो इसमें भी सेम, मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, √। अब μ1² क्या होता है, कोर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कोर तो यही वाला पार्ट होगा, तो कोर का कितना है 4/3 का स्क्वायर, माइनस क्लैडिंग का, तो क्लैडिंग का जो कोर के बाद वाली लेयर होती है, बट यहाँ पे तो लेयर जो है वो एयर है, कोई एक्स्ट्रा लेयर तो दे नहीं रखी, तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन थीटा मैक्स
इसके बराबर आ जाएगा 16 माइनस 9 दैट इज √7 डिवाइडेड बाई 3। तो आपका मैक्सिमम एंगल हो सकता है साइन इनवर्स √7/3। इस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। आई होप काफी अच्छे से क्लियर हो गया और टॉपिक। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे। अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और रेस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर भी जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू एवरीवन।